सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म, और इस दिन संकल्प करने का दिन है ये कि हम उन शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखें। 1907 में पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही बड़े कुशाग्र, वीर और निडर रहे। वो किस्सा तो आपको याद ही होगा कि जब वो मात्र 5 साल के थे, उस समय कहा जाता है कि पिताजी को उन्होंने देखा आम बोते हुए, और जब पूछा कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आम के पेड़ उगेंगे। तो नन्हे भगत सिंह थोड़ी देर बाद बंदूक मिट्टी के नीचे दबा रहे थे, और पिताजी ने जब ये बात नोट करी तो नन्हे भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूकें उगा रहा हूँ ताकि अंग्रेजों से लड़ सकें और इंपीरियलिज्म की जो जड़ें हैं उनको ख़त्म कर सकें। तो ये बात तो घर वालों को बचपन में ही पता चल गई थी कि परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह वे भी एक देशभक्त हैं। मित्रों, सामने हम एक बिल्डिंग भी आपको दिखाने वाले हैं। 1928 में जब सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह लाहौर से निकल कर के पहले कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता से जब आगरा वापस आए तो इसी बिल्डिंग में आने के बाद यहाँ किराए पर रहे थे। और आपको याद होगा आगे की कहानी के 1929 में जब अंग्रेज वो 2 बिल असेंबली में पेश करने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पर धमाका किया था बहरों को सुनाने के लिए। हम बात करेंगे बचपन से ही बड़े वीर थे। दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है कि अब धीरे धीरे कैसे लोग घूमते जा रहे हैं। आज सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें लगा था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे, शहीद आजम भगत सिंह को आज कम से कम उनके जन्मदिन पर जरूर लोग याद करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा एक कुंठा जरूर है कि किसी को देखा नहीं। यहाँ से आसपास से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन शायद किसी को ध्यान भी नहीं होगा कि आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। 1926 की वो बात है जब घर वालों ने शादी के लिए उन पे प्रेशर डाला, तो वो उन्होंने फ्लैटली ना कर दिया और वहाँ से कानपुर आ गए। हालांकि कॉलेज के दिनों से वो सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों को जानने लगे थे, और यहाँ आकर के कानपुर में उनकी मुलाकात होती है उस समय बटुकेश्वर दत्त से। बड़े सिंपल एक गांव का देहाती सा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहली बार जब उनसे मिले थे तो ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दूसरे साथी से कहा था कि यार ये बच्चे से किससे मिलवा दिया, ये मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। लेकिन देखिए 2 साल का समय लगा और कितना बड़ा एक परिवर्तन हमने भगत सिंह में देखा। मित्रों, किताबें पढ़ने का चाव भगत सिंह को बचपन से ही था, और विशेषकर पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स पे वो केवल सिलेबस की नहीं, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी।
दरअसल आजकल आपने देखा होगा लोगों को केवल मालाएं चढ़ाना जानते हैं। भगत सिंह के बारे में वास्तविकता ये है कि उनकी आइडियोलॉजी को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इतने पढ़ने वाले थे। आज आप किसी से बात कीजिए भगत सिंह की पर्सनैलिटी के बारे में तो आपको ध्यान आएगा एक पिस्टल और मूछे। ऐसा नहीं था। भगत सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और ज्ञान अर्जित करने में विश्वास करने वाले लोगों में से थे। ऐसा बताया जाता है कि जेल के अंदर भी वो हमेशा पढ़ते रहे बाद में, और उससे पहले भी उन्होंने करीब करीब 4000 बुक्स पढ़ी। आजकल के बच्चों को सिलेबस की बुक्स पढ़ने में परेशानी होती है, रीडिंग हैबिट कम हो रही है। मित्रों, 1926 में जब वे आके बटुकेश्वर दत्त से मिले, सही एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में भगत सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन वहां से शुरू होता है। वो कीर्ति किसान पार्टी के साथ जुड़ते हैं। वो अपनी भी एक पार्टी बनाते, नौजवान सभा, और 1927 में बिस्मिल और 3 दूसरे साथियों को जब सजा दे दी जाती है तो उस समय एचआरए को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बात करते हैं और फिरोज शाह कोटला में एचआरए और नौजवान सभा को मर्ज कर देते हैं और इस पार्टी का नाम भी वो थोड़ा सा बदल देते हैं। यहां पहली बार भगत सिंह सोशलिस्ट शब्द को एचआरए में जोड़ते हैं। तो अब एचआरए इससे आगे जाना गया एचएसआरए के नाम से। सोशलिस्ट शब्द पहली बार जुड़ जाता है यहां से। 1928 साइमन कमीशन का भारत आने पर पूरे भारत में विरोध हो रहा था और उस समय लाहौर में वो जिम्मेवारी लाला लाजपत राय के कंधों पर थी। और हम सबको पता है कि लाला लाजपत राय को किस तरह से लाठियों से पीटा गया। भगत सिंह हालांकि उन दिनों कई जगह लाला जी से सहमति नहीं रखते थे, उनका विरोध कर चुके थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में जाकर के फिर लाला जी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद भगत सिंह को बहुत दुख होता है और वो ठान लेते हैं। जेम्स स्कॉट, वो अंग्रेज एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसने लाठी चार्ज का आदेश ही नहीं दिया बल्कि उसने लाला जी के शरीर पर खुद भी लाठियों से प्रहार किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है ये। और उसी समय, मरते समय, जब लाला जी ने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के कफन में कील का काम करेगी, तो इस चीज को, इस जिम्मेदारी को आगे बखूबी बढ़ाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह अपने साथियों के साथ ये ठान लेते हैं कि स्कॉट को मारना है। स्कॉट को मारने के बाद ही भारतीयों में एक संदेश जाएगा और भारतीयों के दिलों से वो डर दूर होगा। लेकिन यहां एक घटना घटती है। जब वे स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, उन
उनके साथी जय गोपाल गलत पहचान कर लेते हैं और स्कॉट का डेप्यूटी सैंडर्स एक दूसरा ऑफिसर था, वो डेप्यूटी था, डीएसपी था वहां पर, वो बाहर निकलता है और मोटरसाइकिल की स्टार्ट करने लगता है, तभी वे गोलियां मार देते हैं। और भगत सिंह इस समय एकदम पहचान गए, लेकिन तब तक सुखदेव उन पे गोलियां चला चुके थे। अब क्योंकि गोलियां चलाई जा चुकी तो भगत सिंह ने भी गोलियां चला दी। ये भी घटना बहुत सारे लोगों ने वहां पर देखी थी और जय गोपाल की गलत पहचान की वजह से सॉन्डर्स मारा जाता है स्कॉट की बजाय। वहां से अब पूरे भारत में चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी जाती है भगत सिंह को पकड़ने के लिए। अब लाहौर से भगत सिंह का निकलना जरूरी हो गया था। वे सहायता लेते हैं एक और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी। वहां से निकलने के लिए देखिए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने बड़े देशभक्त थे। पहली बार भगत सिंह अपनी केस दाढ़ी क्लीन शेव बन जाते हैं, जिस रूप में आजकल आप भगत सिंह को देखते हैं। दरअसल इससे पहले क्योंकि वो एक सिख परिवार से थे तो वो दाढ़ी और पगड़ी रखते थे। वहां से निकलने के लिए और अपने देश की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा धर्म से बड़ा देश मानते थे, इसलिए वो क्लीन शेव हो जाते हैं। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनती है, वो एक अंग्रेज जैसा वेश धारण करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब कलकत्ता पहुंचे तो करीब 1 साल तक पुलिस भगत सिंह को नहीं पकड़ पाई। इसके बाद जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मकान बताया जाता है, देखिए थोड़ा और फोकस करके, ये वो मकान है जहां भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह और दूसरे साथी रहे। यही वो स्थान है, ये जो जगह है जहां अब हम हैं, ये इंकी मंडी नूरी दरवाज़ा आगरा में बोला जाता है। तो ये वो स्थान है जहां वो निर्णय लेते हैं असेंबली में आने वाले उन 2 घातक बिलों को रोकने के लिए, और जाकर के असेंबली में थोड़ा आगे जाकर के इस तरह से जहाँ भीड़ नहीं थी वहाँ बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब से कोई नुकसान नहीं हुआ था। भगत सिंह चाहते तो उस समय भी भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तारी के पीछे एक सोचा समझा मकसद था कि जब कोर्ट में ये केस चलेगा तो वो अपनी आइडियोलॉजी के बारे में पूरा बोल पाएंगे, उनको सारी दुनिया में पढ़ा जाएगा। तो 1929 की इस घटना के बाद उनके पास उस दिन गिरफ्तार करते समय, क्योंकि पिस्टल भी था, 2 केस उन पे एक साथ चलाए जाते हैं। एक तो बॉम्ब असेंबली में फोड़ने का, और दूसरा क्योंकि उनके पास वो पिस्टल मिल गया तो सैंडर्स को मारने का केस भी उन पर चलाया जाता है। बहुत सारे साथी ऐसा समझते हैं कि भगत सिंह को असेंबली में बॉम्ब फोड़ने के कारण फांसी हुई थी। नहीं, उनको इन दोनों केसों में सजा हुई। असेंबली वाले केस में उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है, और सैंडर्स केस में क्योंकि उनके पास पिस्टल मिल गया। और बहुत सारे दुखद ये है
कि कई क्रांतिकारी ही अंग्रेजों के गवाह बन गए थे बाद में। उनकी गवाही के कारण उस केस में, सैंडर्स केस में, उनको फांसी की सजा होती है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि 1930 में जेल में भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। यहाँ तक कि 23 मार्च का वो दिन याद कीजिए जिस दिन उनको शाम को 7:30 बजे फांसी दी गई। उससे एक दिन पहले जब उनके वकील मिलने आए तो उन्होंने पहला सवाल अपने वकील से पूछा कि वकील साहब, मेरे लिए वो पुस्तक ले आए क्या जो मैंने आपसे कहा था? लेनिन को वो पढ़ना चाहते थे। देखिए, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 24 अप्रैल 1931 को ये फांसी होनी थी। लेकिन अंग्रेज इतने घबरा गए कि उन्होंने अचानक फैसला कर लिया और एक दिन पहले 23 तारीख को उन्होंने फांसी देने का फैसला कर लेते हैं वो। तो जब उनसे कहा जाता है कि साहब आज आपको फांसी दी जाएगी, तो उन्होंने कहा रुकिए, एक पन्ना बचा है अभी। क्या आपको पता नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो अभी आप हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें एक ये पन्ना और पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप फांसी दीजिएगा। सभी कैदियों को जबरदस्ती 7 बजे के आसपास अंदर कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार को ये डर था कि अगर 24 को फांसी दी गई तो पूरा देश में जो रॉयट्स होंगे उनको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, वैसे भी उस समय तक एक बात आप समझिएगा, फांसी हमेशा सुबह दी जाया करती, कभी भी रात में या शाम को फांसी नहीं दी गई उससे पहले। लेकिन अंग्रेज इतने घबराए हुए थे, इस केस में उन्होंने शाम को 7:30 बजे अंधेरा होने के बाद फांसी दी गई। जब ये तीनों गए तो सभी बाकी कैदी अपनी कोठरियों में अंदर थे, लेकिन सबको अंदाजा हो गया था क्योंकि तीनों नारे लगाते जा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कहने वाले उस दिन नारा लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे तीनों लगा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है बाद में जेल से रिहा होने के बाद कि हल्की सी भी कोई चिंता या सिकुड़न भगत सिंह के चेहरे पर नहीं थी। भगत सिंह जानते थे कि एक दिन ये द एंड तो होना है, लेकिन अगर इस तरह से देश के लिए जान देते हैं तो इसका संदेश बहुत बड़ा होगा। और आप अंदाजा लगाइए, 16 साल बाद देश को आज़ादी मिली, तो आज 116वीं जयंती पर मैं आप सभी से यही कहूँगा कि संकल्प लें और केवल फूल मालाएं चढ़ाने तक एक प्रक्रिया ना किया करें, बल्कि जब भी आप लोगों को मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाते देखें एक दूसरे से, तो आप याद करें भगत सिंह के वो दिन, आप याद करें उन शहीदों को, आप याद करें शहीद आजम को। अपने देश में अब हम मिलजुल कर रहेंगे, इसे सुंदर बनाएंगे और भगत सिंह की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, ये शपथ लें। जय हिंद।